अगले 24 से 36 घंटों में यूक्रेन के ऊपर हो सकता है हमला, ऐसा दावा कर रही है रशिया की मीडिया। रूस और यूक्रेन के बीच का टेंशन अपने चरम पर पहुंच चुका है और अमेरिका समेत कई सारे देशों ने ये दावा किया है कि आज यानी 16 फरवरी के दिन रशिया कर देगा यूक्रेन के ऊपर। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर रशिया और यूक्रेन के ऊपर बनी हुई है। ऐसे में भारत की भी चिंता काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है तो ऐसे में भारत का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा भारत का फ्यूचर का जियोपॉलिटिक्स। आपको याद होगा कि व्लादिमीर पुतिन कुछ हफ्ते पहले भारत के बहुत ही छोटे से दौरे पर आए थे, जहां भारतीय मीडिया अलग अलग अनुमान लगा रही थी उनके दौरे का। वहीं अब क्लियर हो चुका है कि पुतिन भारत किस लिए आए थे। पुतिन ने उसी वक्त भारत से समर्थन ले लिया था और भारत से आश्वासन ले लिया होगा कि अगर रशिया हमला करता है यूक्रेन के ऊपर तो भारत इस मामले में रशिया का विरोध नहीं करेगा। वहीं दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि रशिया किस तरीके से यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा। अगर रशियन मीडिया की माने तो रशियन मीडिया ने पूरा ब्लूप्रिंट पहले ही दे दिया। रशियन न्यूज चैनल्स में बताया जा रहा है कि हमले की शुरुआत मिसाइल से होगी। सबसे पहले रूस के लैंड टू लैंड मिसाइल जा करके यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों और मिलिट्री बेसिस को तबाह करेंगे। उसके बाद बारी आएगी रशियन एयरफोर्स की, जहाँ रशिया के सुखोई 35 जैसे विमान यूक्रेन के सीमा में घुस आएंगे और बॉम्बिंग करना शुरू कर देंगे इंपॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर। इसके बाद बारी आएगी रशियन आर्मी की। रशियन आर्मी बेलारूस के थ्रू यूक्रेन में एंटर करेगी और बेलारूस के काफी करीब मौजूद यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगी। युद्ध शुरू होने के 5 घंटे के अंदर ही रशिया के टैंक्स यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंच जाएंगे और पूरे कीव शहर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद यूक्रेन के साउथ से रशियन आर्मी क्रीमिया के थ्रू यूक्रेन के अंदर एंटर करेंगे, साथ ही साथ पानी के रास्ते भी यूक्रेन के ऊपर हमला बोलेंगे। और ऐसा करके कुछ ही दिनों के अंदर रशिया की आर्मी पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेगी और वापस से यूक्रेन को रशिया का हिस्सा बना लेगी। अब चलिए सीधे सीधे समझते हैं कि असली में ग्राउंड में सिचुएशन क्या है और रशिया आगे क्या कर सकता है। इस पूरे सिचुएशन के बीच रशिया का सबसे पहला और एकमात्र मोटिव है कि यूक्रेन को नाटो के पाले में जाने से रोकना। क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो ये रशिया के लिए बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि 2014 में रशिया ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था मिलिट्री का इस्तेमाल करके। और नाटो के आर्टिकल 6 के मुताबिक अगर नाटो का कोई भी सदस्य यानी यूक्रेन अगर क्रीमिया को वापस लेने के लिए रशिया के ऊपर हमला करता है तो ऐसे में नाटो के जितने भी सदस्य हैं उन सबको भी यूक्रेन का साथ देना होगा। यानी रशिया को साफ तौर से पता है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो आज नहीं तो कल रशिया को नाटो के साथ युद्ध लड़ना ही है। हमें पता नहीं कल रशिया कितना ताकतवर रहे, इसीलिए रशिया के लिए बेहतर यही है कि आज जब वो इतना ज्यादा ताकतवर है आज ही वो इस मामले को सॉल्व कर ले, वरना बाद में आखिरकार उसे इस सिचुएशन में फंसना ही होगा। इसीलिए रशिया चाहे डिप्लोमेसी या युद्ध किसी भी तरीके से यूक्रेन को नाटो के पाले में जाने से रोकना चाहता है। रशिया ने अपने 1.5 लाख सैनिकों को यूक्रेन के 3 तरफ खड़ा करके रखा है, लेकिन खबरें रशियन मीडिया से ऐसी बताई जा रही है कि रूस ने 20,000 सैनिकों को अपने बेसेस में वापस भेज दिया है। यानी रूस के मुताबिक अब सैनिकों की संख्या 1,30,000 है। पर वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के इस दावे के ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं और इसे रशिया की एक चाल बता रहे हैं। अगर सच बताऊं तो रशिया खुद भी युद्ध लड़ना नहीं चाहता है। अगर युद्ध से किसी 2 कंट्री को सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो 2 है यूक्रेन और रशिया। इस युद्ध से नाटो के बाकी मेंबर्स को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खास करके अमेरिका। रशिया दरअसल एक बहुत ही पुरानी युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे प्रेशर टैक्टिक कहा जाता है। रशिया अपने सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पे खड़ा करके इतने दिनों से सिर्फ नाटो के बाकी मेंबर्स को डरा रहा है कि हम हमला कर देंगे। और इस प्रेशर का क्या असर होता है आप इस बात से समझ सकते हैं कि अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, तभी फ्रांस के प्रेसिडेंट और जर्मनी के चांसलर दोनों खुद जाकर के व्लादिमीर पुतिन से बात करके आ चुके हैं और व्लादिमीर पुतिन से ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि वो ये युद्ध को आगे ना बढ़ाएं। यानी सैनिक तो यूक्रेन की सीमा पर खड़े हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है नाटो के मेंबर्स के ऊपर। अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेता है और नाटो के यूरोपियन मेंबर जैसे कि फ्रांस और जर्मनी ये अगर कुछ नहीं करते हैं तो इनके ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा कि इनके सामने से रशिया ने इतना बड़ा खेल कर दिया और ये कुछ नहीं कर पाए। और अगर ये यूक्रेन को बचाने के लिए मैदान में कूदते हैं तो इससे 3rd वर्ल्ड वॉर का खतरा शुरू हो जाएगा, जो कि एक न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, जो कि इनमें से कोई भी कंट्री नहीं चाहता है। ऐसे में फ्रांस और जर्मनी जैसे कंट्री ऐसे दुविधा में फंस चुके हैं जहाँ एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। ऐसे में इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज का बस एक ही मोटिव है कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोका जा सके और किसी भी हालत में ये युद्ध ना हो। इस सिचुएशन से रशिया को एक और फायदा है। रशिया ने जितने दिनों से ये युद्ध के माहौल को बना करके रखा है, इसके वजह से जो ऑयल का प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और रशिया खुद भी एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन है। युद्ध के खतरे को देखते हुए यूरोप में जो ऑयल का प्राइस है वो वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये जितना ऊपर जाएगा रशिया को मॉनिटरीली
उतना ज्यादा फायदा होगा। तो रशिया को इससे दो तरफा फायदा है। इस पूरे सिचुएशन की वजह से यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर प्रेशर धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ता जाएगा कि आखिरकार वो रशिया के मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रशिया की मांग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप हमें ये आश्वासन दीजिए कि आप कभी भी यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाएंगे और रशिया इस युद्ध को खत्म कर देगा। इसके अलावा रशिया की कुछ और भी मांगे हैं, जैसे कि नाटो का जो ईस्टर्न डिप्लॉयमेंट है, जैसे पोलैंड जैसे कंट्रीज में डिप्लॉयमेंट, उसे भी नाटो कम करे जिससे कि रशिया के ऊपर प्रेशर ना बन पाए। यानी नाटो रशिया को परेशान करना बंद करे और ये गारंटी भी दे कि फ्यूचर में भी नाटो रशिया को परेशान नहीं करेगा उसके ऊपर प्रेशर बना करके, और रशिया भी आराम से शांति बहाल कर देगा। पर नाटो के सदस्य इन मांगों को माने, इसके लिए जरूरी है कि रशिया यूरोप में सिचुएशन को इतना ज्यादा बिगाड़ दे कि उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज को ऐसा लगने लगे कि ऐसे सिचुएशन में रहने से अच्छा है कि रशिया की मांगों को मान लिया जाए। इसीलिए रशिया इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज के साथ मनोवैज्ञानिक गेम खेल रहा है ताकि उन्हें मानसिक रूप से पहले तोड़ा जा सके। इसीलिए इस सिचुएशन के बीच भी रशिया नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, जमीन से लेकर के आसमान और पानी, हर जगह अलग अलग देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है ताकि नाटो को लगातार ये बता सके कि हम तैयार हैं। और अगर इन सब चीजों के बाद भी नाटो कंट्रीज नहीं मानते हैं तो उसके बाद आखिरकार रशिया के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है कि यूक्रेन के राजधानी कीव के ऊपर कब्जा कर लेना और उसके बाद फिर से ट्राई करना नाटो के साथ नेगोशिएट करने का। और अगर नाटो के देश तब भी नहीं मांगे तो रशिया धीरे धीरे इसी तरीके से यूक्रेन के ऊपर आगे कब्जा करता चले जाएगा उस समय तक जब तक नाटो कंट्रीज रशिया के सामने ना झुक जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम यूक्रेन और रशिया का पावर कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि अगर यूक्रेन और रशिया का युद्ध होता है तो यूक्रेन की सेना कितने देर तक टिक पाएगी रशियन आर्मी के सामने। और उसके अगले वीडियो में हम पूरे नाटो कंट्रीज वर्सेस रशिया का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि क्या अगर सारे नेटो देश मिल करके युद्ध में उतरने का फैसला कर लेते हैं तो क्या रशिया में इतनी ताकत है कि वो एक साथ पूरे नाटो फोर्सेस का सामना कर पाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए क्योंकि अगला 2 वीडियो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।